नमस्कार साथियों। देखिए, हम कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं उसमें आज पाठ 8 है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पाठ का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसमें देखिए, गांव के जो प्राचीन व्यवस्थाएं थी उसके बारे में बताया गया है, और समृद्ध शहर का मतलब है कि उस समय जो प्रसिद्ध शहर रहे हैं उनके बारे में बताया गया। इसमें दो ही शहर बताए गए हैं, एक तो मथुरा और एक अरिकामेडु। ठीक है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं गाँव के बारे में। उपमहाद्वीप के अधिकांश गांवों में तीन तरह के लोग रहते थे। तीन तरह के लोग का मतलब है कि कम से कम तीन प्रकार की लोग रहते थे। एक तो क्या होता था कि जो भूस्वामी रहते थे, यानी जमीन के मालिक। और जमीन के मालिक का मतलब है ये बहुत ज़्यादा इनके पास खेती बाड़ी की ज़मीन थी। दूसरा था हलवाहा, यानी जो हल चलाते थे। ठीक है, यानी इनकी स्वयं की ज़मीन होती थी लेकिन बहुत ही छोटे स्तर की ज़मीन रहती थी कि उनका खुद का काम चले। और तीसरे प्रकार के थे मजदूर। मजदूर ये विभिन्न प्रकार के शिल्पी, कारीगर या फिर खेती बाड़ी में काम करने वाले ज़्यादातर मजदूर थे जो भूस्वामी के यहाँ कार्य करते थे। तो इस प्रकार से ये तत्कालीन समय में ये तीन प्रकार के व्यक्ति रहे हैं गाँव में: भूस्वामी, हलवाहा और मजदूर। ठीक है, आगे देखिए। तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्ला, यानी जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का, इसमें जो भूस्वामी रहते थे उनको बोलते थे वेल्ला। ठीक है, और हलवाओं को बोलते थे उणवार। हलवाओं को क्या बोलते थे? उणवार। ठीक। और जो भूमिहीन मजदूर जो थे या दास जो रहते थे उनको बोलते हैं कैडेसियार और अदईमई। ठीक है, आपको अच्छी तरह दोबारा देख लीजिए। भूस्वामी को तो वेल्ला, और हलवाओं को उणवार, और जो भूमिहीन मजदूर जो रहते थे, जो भूस्वामी को यहाँ मजदूरी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, उनको कैडेसियार और अदीमई कहते थे। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण शब्द है, पूछ सकते हैं एग्जाम में इनके बारे में कि भूस्वामी को क्या कहते थे। देखिए, आगे देखिए। उत्तरी भारत में गांव का प्रधान जो रहता था, यानी उत्तर भारत में जो गांव का प्रधान रहता था, गांव का जो प्रमुख रहता था, उसको बोलते थे ग्राम भोजक। उसको क्या कहते थे? ग्राम भोजक। ये उत्तर भारत की बात है। और जो ये हमने ये आगे इससे पहले पढ़े वेला, ठीक है, उणवार और ये कैडेसियार, अदीमई, ये सब क्या है? दक्षिण भारत के हैं, तमिल क्षेत्र के हैं, और ये उत्तर भारत के हैं। देखिए, ग्राम जो भोजक रहता था, गांव का जो प्रधान रहता था, ये आनुवांशिक पद था। यानी कोई व्यक्ति है, उसका बेटा भी उसकी जगह जब बाद में वो जो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा भी ग्राम भोजक का पद धारण करता था। इसकी जमीन पर दास मजदूर काम करते थे। और जो ग्राम भोजक रहता था इसके पास खूब जमीन रहती है, इसकी जमीन पर जो दास मजदूर वगैरह वो काम करते थे, राजा इनको कर वसूलने का काम भी सौंपते थे। देखिए, कई बार क्या होता है कि राजा क्या करते थे कि जब गांव का जो प्रधान ये ग्राम भोजक रहता था तो गांव में उसका काफी रुतबा रहता था, क्योंकि गांव के सारे नियम कायदे कानून उसके अनुसार चलते थे। तो राजा क्या करता था, उस गांव का जो कर वसूल करने का काम है ना, इस ग्राम भोजक को ही सौंप देते थे। कभी कभी ये लोग क्या करते थे कि पुलिस और न्यायाधीश का काम भी देखते थे। न्यायाधीश यानी जो कोई गांव में विवाद, दंगा फसाद वगैरह हो जाए तो उसका निर्णय भी यही लोग सुनाते थे, इसलिए न्यायाधीश का काम भी करते थे। छोटे स्वतंत्र कृषक गृहपति कहलाते थे। और गांव के जो छोटे कृषक रहते थे, यानी इतनी खेती बाड़ी रहती थी कि उनका घर का काम ही चल पाता था, उनको बोलते थे गृहपति। ठीक है, और गांव के प्रधान को ग्राम भोजक। तमिल की प्राचीन रचनाओं में संगम, जो तमिल की जो प्राचीन रचनाएं हैं उनको संगम साहित्य बोलते हैं। इनकी रचना लगभग 2300 साल पहले की गई थी। मदुरई के कवियों के सम्मेलन में, मदुरई पड़ता है ये इधर कर्नाटक में, कि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन हुआ था। और इसलिए इन्हें संगम साहित्य, संगम यानी इनका जो सम्मेलन होता था उसको संगम कहते थे। उस सम्मेलन में ही इन साहित्यों की रचना की गई, क्योंकि बहुत सारे जो विद्वान कवि वगैरह रहते थे वो इकट्ठे होते थे, तो उन सब ने मिलकर जिस साहित्य की रचना की, इसलिए इनको संगम साहित्य बोलते हैं, तमिल साहित्य को। और जो ये अभी हमने ऊपर पढ़े थे जो तमिल नामों का उल्लेख किया है, ये जो तमिल नाम हमने अभी पढ़े थे, ये भूस्वामी वेल्ला, उणवार, कैडेसियार, अधिमई, ये सब तमिल जो साहित्य है, संगम साहित्य है, उनमें इनका उल्लेख किया गया है, उन्हीं से लिया गया है ये।
देखिए शहरों की जो व्यवस्था थी उसमें कुछ वलय कूप भी मिले हैं, दिल्ली के आसपास कुछ वलय कूप मिले। वलय कूप का मतलब होता है कि जो गोल कुआं रहता था, गोल कुआं रहता था, ये इस प्रकार से कुएं रहते थे। ठीक है। इन गोल कुओं में क्या होता था कि ये जो कुएं होते थे, गुसल खाने, या जो गुसल खाने हैं, जो बाथरूम वगैरह रहता था जहाँ लोग स्नान करते थे, वहाँ उनकी जो नाली है उसका पानी इसमें जाने के लिए, या फिर कूड़ेदान के रूप में भी इनका, गोल कुओं का प्रयोग करते थे, यानी कूड़ेदान के रूप में इनका प्रयोग करते थे। देखिए एक यूनानी नाविक ने एक वर्णन किया है, एक भरूच, भरूच पड़ता है वर्तमान में गुजरात में। जो आप गुजरात देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये गुजरात है, ये क्षेत्र, ठीक है, गुजरात यहाँ पड़ता है समुद्री किनारे पर। ठीक है। और इस समुद्री किनारे पे जो भरूच पड़ता है, उस नाविक ने भरूच का जो यूनानी नाम क्या है, उसका यूनानी नाम बताया है बेरीगाजा। बेरीगाजा, बेरीगाजा क्या नाम बताया है, ये यूनानी नाम है भरूच का। उसका वर्णन किया भरूच का। क्या उसने क्या कहा है कि भरूच की जो संकरी खाड़ी है ना, उसमें नाव चलाना बहुत ही मुश्किल काम था। और उस मुश्किल काम को करने के लिए राजा क्या करता था कि अनुभवी नाविक रखता था, क्योंकि राज्य का जो व्यापार है जो सब इसी भरूच से यानी बेरीगाजा पतन से ही होता था। ठीक है। तो राजा क्या करता था कि अनुभवी नाविक रखता था, क्योंकि बहुत संकरी खाड़ी होने से क्या है, वो नाव वगैरह जो रहती थी वो टकरा सकती, उनसे नष्ट हो सकती टकरा कर, इसलिए अनुभवी नाविक रखता था। देखिए भरूच से क्या था, यहाँ से शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के आदि का आयात होता था, यानी ये सब चीज़ें हम हमारे देश में मंगवाते थे। ठीक है, यूरोप के अन्य देशों से। और ये तो आयात होता था, और निर्यात में कौन कौन सी चीज़ें थी, हिमालय की जड़ी बूटियाँ जो इलाज वगैरह के काम आती थी, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र, यहाँ से ये सब निर्यात किए जाते थे यूरोप के, अरब के देशों को। आहत सिक्के। आहत सिक्के क्या होते हैं, आहत, देखिए इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। ये धातु की चादर को काट कर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए, गोलिकाओं का मतलब होता है गोल, जो चद्दर नुमा रहते थे, इन पर चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। ठप्पे मतलब इन पे जोर से दबाव दे करके किसी वस्तु का निशान छाप दिया जाता था, यानी इन पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, लेकिन चित्र वगैरह जरूर छाप दिए जाते थे, कोई जानवर का या किसी पशु पक्षी का या राजा का, इस प्रकार का चित्र छाप दिया जाता था, यानी दबाव के साथ इन पे आहत, यानी इन पे दबाव दिया जाता था, और वो जो चित्र रहते थे इन सिक्कों के ऊपर अंकित हो जाते थे। ये सिक्के जो है सामान्य रूप से वर्गाकार भी मिले हैं कुछ, ठीक है, और कुछ गोल भी मिले हैं सिक्के, आयताकार भी हैं, वर्गाकार भी हैं, गोल भी हैं, और दबाव देकर इन पर जो छापे जाते थे, इसलिए इनको आहत सिक्के कहते हैं। देखिए जो उस समय जो तत्कालीन जो संगम साहित्य वगैरह था, उसमें जो विद्वान वगैरह जो इकट्ठे होकर के साहित्य की रचना की, वो संगम साहित्य कहलाया। ठीक है। ऐसा ही कुछ जातक कथाओं के बारे में भी है। जातक कथाएं क्या था कि जो भगवान जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जो बौद्ध भिक्षु जो थे वो कथा सुनाते थे, उनको बोलते हैं जातक कथाएं। और उन जातक कथाओं में एक व्यक्ति के बारे में भी बताया गया है, एक कहानी के माध्यम से, कि व्यापार किस प्रकार से किया जाता था। उसमें बताया कि एक व्यक्ति होता है, उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास केवल एक मरा हुआ चूहा था, और वो जो चूहा था वो उसको क्या करता है कि चूहे को ले जा करके एक भोजनालय का जो मालिक था, जो एक बिल्ली पालता था, तो उसने क्या किया कि एक सिक्के में उस चूहे को, उस भोजनालय के मालिक को दे दिया बिल्ली के भोजन के लिए, और वहाँ से एक सिक्का प्राप्त किया। फिर उसके बाद उससे अपना खर्च चलाया। फिर उसने आगे और पैसे कमाने के लिए क्या देखा कि कुछ समय बाद आंधी आई, आंधी आई, तो आंधी की वजह से एक बगीचे में खूब सारे पेड़ टूट के गिर गए, टहनियाँ गिर गई, पत्तियाँ गिर गई। तो जो बगीचे का माली था वो बहुत परेशान हो गया कि इस बगीचे की साफ़ सफाई करने में कितना वक्त लगेगा। तो उस व्यक्ति ने उसको कहा कि भाई आप मुझे इस बगीचे की जो टहनियाँ और जो पत्तियाँ हैं वो सब मुझे आप दे दीजिए। ठीक है।
तो वो माली भी सोचता है चलो कम से कम अपनी सफाई तो हो रही है भाई, ठीक है तुम ले जाना। तो फिर वो क्या करता है कि उन टहनियों पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए पास में खेल रहे बच्चों को बुला कर के कहता है भाई मैं आपको एक एक मिठाई दूंगा कि आप इन टहनी और पत्तों को इकट्ठा कर दो। और वो बच्चे कर देते हैं मिठाई के लालच में, और उनको उन मिठाई एक एक दे देता है। फिर वो उनको इकट्ठा करके बाहर रख देता है सड़क पे। तो एक कुम्हार था, वो क्या करता था कि राजा के लिए मिट्टी के जो बर्तन वगैरह पकाने के लिए ईंधन इकट्ठा करना चाह रहा था। तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसको बोलता है कि ये टहनियाँ हैं और ये पत्तियाँ हैं, आपके ईंधन के काम में आएंगी, तो आप क्या करो इसको ले जाओ, मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिए। कुम्हार भी सोचता है कि यार कहाँ जंगल में जाएंगे, चलो ठीक है अपने को आसानी से उपलब्ध है, ले लेता है। और वो उसको कुछ पैसे दे देता है। इस प्रकार वो व्यक्ति बिना कोई खास वर्क किए ही देखो व्यापार से कुछ पैसा इकट्ठा कर लेता है। और फिर एक और उसी में बताया कि वो व्यक्ति क्या करता है कि जो खेतों में काम करने वाले जो मजदूर वगैरह जो घास वगैरह जो चरवाहे इकट्ठे करते थे, तो उनको वो क्या करता है कि पानी वानी पिलाता है। 500 के करीब वो व्यक्ति थे, उन सबको पानी पिलाता है। वो सब खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि हम आपके लिए क्या करें। तो वो क्या बोलता है कि आप मुझे केवल एक गट्ठर दे दो एक एक घास का, ठीक है, और ज़्यादा मैं आपसे नहीं मांग। वो व्यक्ति भी सोचते हैं एक ही गट्ठर तो ले रहा है, दे दो। वो दे देते हैं, वो 500 गट्ठर इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसी गांव में क्या होता है कि एक व्यापारी आता है घोड़े बेचने वाला। तो वो उन घोड़े बेचने वाले को वो घास के गट्ठर बेच देता है, उनसे भी काफ़ी पैसे कमाता है। देखिए इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि तत्कालीन समय में लोग व्यापार करते थे। और क्या क्या व्यापार करते थे, घास बेचने का, ईंधन बेचने का, ठीक है, सब कुछ व्यापार करते थे। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। देखिए अब हमने गांव की कुछ व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं नगर, जो प्रमुख नगर थे। इसमें हम दो प्रमुख नगर हैं, एक तो मथुरा और दूसरा है अरिकामेडु। ठीक है, मथुरा लगभग देखिए 2500 से भी अधिक समय तक महत्वपूर्ण नगर रहा है मथुरा। मथुरा मूर्तिकला का केंद्र रहा है। ठीक है, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। लगभग 2000 साल पहले यह कुषाणों की राजधानी भी रही है। लगभग 2000 साल पहले यह धार्मिक केंद्र भी रहा है, क्योंकि यहाँ जो जैन मंदिर हैं, बौद्ध विहार हैं, बौद्ध मंदिर भी यहाँ खूब रहे हैं मथुरा में। और यहाँ कृष्ण भक्ति का केंद्र भी रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का मथुरा से भी संबंध रहा है। इसलिए ये धार्मिक केंद्र भी रहा हुआ है प्रमुख रूप से। देखिए यहाँ अभिलेख भी मिले बहुत सारे, जिनमें उन अभिलेखों से हमें क्या क्या ज्ञात होता है। उन अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि वहाँ के जो राजा है, रानी है, अधिकारी है, व्यापारी है, शिल्पकार है, ठीक है, जो व्यवसायी हैं, जो व्यवसाय हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। और इसके अलावा जो दान वगैरह जो दिए जाते थे उनकी जानकारी मिलती है। उन अभिलेखों के ऊपर लिखा गया था कि किस व्यक्ति ने क्या क्या दान दिया है। इस प्रकार से हमें उन अभिलेखों से उस समय मथुरा के जो तत्कालीन व्यवस्थाएं थी, जो सामाजिक जीवन था, जो व्यापारिक जीवन था, उसके बारे में पता लगता है। देखिए दूसरा नगर है अरिकामेडु। अरिकामेडु ये पुडुचेरी में है, जिसको पुदुचेरी भी कहते हैं, पुदुचेरी में है। और 2200 से लेकर 1900 साल पहले तक ये पतन था। पतन का मतलब होता है जहाँ जहाज समुद्र के किनारे जो व्यापारिक जहाज होते हैं वो आकर रुकते हैं, वहाँ सामान उतारा और चढ़ाया जाता है, वो पतन था। यहाँ ईंटों का ढांचा भी मिला है, कहाँ, अरिकामेडु में, जो संभवतः गोदाम रहा हो। क्योंकि समुद्र के किनारे पतन था तो वहाँ निश्चित रूप से जहाज़ों का सामान उतारा चढ़ाया जाता था, वहाँ गोदाम में भी रखा जाता था कुछ समय तक सामान। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के, भूमध्य सागरीय क्षेत्र कौन सा, जो यूनान है, इटली, रोम वाला जो क्षेत्र है, वहाँ के एम्फोरा जैसे पात्र यानी बर्तन मिले हैं। इन बर्तनों में क्या होता था, इन बर्तनों में सामान्य रूप से शराब और तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। दोनों तरफ से पकड़ने के इनमें हत्थे भी लगे हुए हैं। किन में, इन एम्फोरा जैसे बर्तनों में जो अरिकामेडु से मिले हैं। यहाँ यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। एरेटाइन, देखिए बर्तन का नाम है एरेटाइन। एक तो एम्फोरा हो गया और एक एरेटाइन, ठीक है। इन्हें इटली के एक शहर एरेटाइन के नाम से जानते हैं। इटली में एक शहर है, क्या नाम है उसका, एरेटाइन। और ये उसी इटली शहर के ही ये बर्तन हैं, एरेटाइन के ही बर्तन है, इसलिए इन बर्तनों को भी हम एरेटाइन कहते हैं। ये मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ठीक है, मुहर लगे सांचे पर
गीली चिकनी मिट्टी को दबा करके, जैसे हाथ सिक्के दबा करके बनाए जाते थे ना, ऐसे ही इन बर्तनों को बनाया जाता था। यहाँ रोमन लैंप यानी रोम का, इटली जो वर्तमान में क्षेत्र है, रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। और इसके अलावा यहाँ कपड़े की रंगाई के छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं। ऐसे पानी के कुंड भी मिले हैं जहाँ संभवतः ऐसा लगता है कि वहाँ कपड़े की रंगाई इत्यादि का काम भी किया जाता था। साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।